का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम का आगाज करें उससे पहले आपको बताते हैं कि कौन सी खबरों पर आज हमारा फोकस रहेगा। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। सबसे पहले बात होगी खाद्य निर्यात पर अभी और बढ़ेगी सख्ती। जी हाँ, निर्यात को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं उसको लेकर के डिटेल में चर्चा करेंगे। आयकर विभाग ने अब बिछाया है नया जाल, किनके लिए है, करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। फिर लौटी है कोयले की किल्लत, किस तरीके से कोयले की किल्लत जो है परेशानी बढ़ा रही है, ये करेंगे, बताएंगे आपको, और इसका विश्लेषण भी करेंगे। और साथ ही साथ शेयर बाजार में बड़ी कंपनियां कर रही हैं मनमानी, किस तरह की मनमानी है डिटेल में करेंगे चर्चा। और साथ ही साथ बात होगी चीन के सीक्रेट प्लान की, और ब्रिक्स को लेकर के बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसको लेकर के भी हम आज बातचीत करेंगे। लेकिन खबरों का आगाज़ करते हैं मानसून को लेकर के। अगस्त के दौरान देश भर में मानसून की बरसात में भारी गिरावट की वजह से खरीफ फसलों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। साथ में फसलों पर कीटों की मार पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। बरसात की कमी की वजह से कीटों के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बनेगा, और कीट पनपे तो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बीच अगस्त में कम बरसात की वजह से पूरे मानसून सीजन में बरसात की कमी 7% तक पहुंच गई है। 1 जून से 24 अगस्त तक देश भर में औसतन 605 मिलीलीटर बरसात हुई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 650 मिलीलीटर की बारिश होती है। सर, आरबीआई गवर्नर की तरफ से कहा गया है कि सितंबर में सब्जियों की महंगाई घट जाएगी, लग रहा है ऐसा? रिजर्व बैंक गवर्नर की चुनौती काफ़ी बड़ी है। हालांकि रिजर्व बैंक गवर्नर के बयान से ऐसा लगता है कि उन्हें लग रहा है कि सब्जियों की महंगाई में कमी आएगी, लेकिन जो अगस्त में मानसून की ट्रेजेक्ट्री है, मानसून का स्वभाव है, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में बारिश कैसी होती है उन इलाकों में, क्योंकि कई सारी फसलें इस समय मेच्योरिटी के करीब जाती हैं। और जैसी बात आपको विपुल ने बताई, वो शायद इस साल की सबसे बड़ी चिंता है। मौसम में बदलाव के कारण और मेच्योरिटी के दौरान, पकने के दौरान बारिश न होने के कारण कई जगह इस बात का रिस्क है। पेस्टिसाइड्स के आंकड़े भी बता रहे हैं, उसकी डिमांड के आंकड़े भी बता रहे हैं कि पैडी, दालें कई और कॉटन, कई सारी ऐसी फसलें हैं जिनमें अब उनकी यील्ड और उत्पादन पर असर पड़ सकता है। उसमें तमाम तरीके की कीटों के असर के कारण भी उत्पादन में कमी आ सकती है। आरबीआई गवर्नर ने ये बात कही कि सब्जियों की आपूर्ति बेहतर होने की संभावना है, सितंबर में सब्जियों की महंगाई कम होगी, लेकिन बाकी जो बास्केट है पूरी फूड इन्फ्लेशन की, उसमें कोई बड़ा बदलाव होता नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से सरकार को निर्यात पर सख्ती के नियम भी के लिए नए नियम बनाने पड़ रहे हैं, जिसके बारे में विपुल आपको बताएंगे। लेकिन जो अनाज की बास्केट है और स्पाइसेस का हिस्सा है और चीनी, इन तीनों की महंगाई फिलहाल अभी इस परिस्थिति में कम होती नहीं दिख रही है। और जैसा भी बताया अंशुमान जी ने कि अब खाद्य वस्तुओं के निर्यात को लेकर के सरकार की सख्ती लगातार बढ़ रही है। गेहूं, चावल और प्याज के बाद सरकार चीनी के निर्यात पर भी सख्ती कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी वर्ष 2023-24 के दौरान चीनी निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटने की संभावना फिलहाल नहीं है। इस बीच प्याज के निर्यात पर 40% टैक्स को प्रभावी बनाने के लिए फ्लोर प्राइस तय करने की मांग की गई है। उधर संभावना ये भी है कि सरकार चावल निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू कर सकती है। सर, निर्यात रोकने से क्या वाकई महंगाई रुक पाएगी? अब रिजर्व बैंक गवर्नर को लगता है कि महंगाई में कमी होगी, पर सरकार को लग रहा है कि महंगाई में कमी नहीं होगी। इसलिए भारत पहली बार इतनी आक्रामक ढंग से कृषि निर्यात रोकने की तैयारी कर रहा है। हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि चावल का निर्यात प्रतिबंधित है, गेहूं का निर्यात प्रतिबंधित है। अब ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि 7 साल में पहली बार शुगर के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। खुलकर प्रतिबंध ना भी लगाया जाए तो भी शायद सरकार इसके निर्यात की इजाज़त नहीं देगी। और ये प्याज को लेकर भी यही इशू है कि प्याज के निर्यात में भी एक मिनिमम एक्सपोर्ट का प्राइस तय किया जा सकता है, जिससे कि प्याज का निर्यात सीमित किया जा सके। ये सारी की सारी पेशबंदी इस बात के बारे में बता रही है कि सितंबर अक्टूबर के बाद भी महंगाई कम होने की उम्मीद नहीं है। निर्यात रोकने से सरकार कम से कम बाजार के भीतर आपूर्ति तो बढ़ा ही सकती है, लेकिन जो बाजार की अंतर्धारणा है महंगाई की, क्योंकि महंगाई से ज़्यादा महंगाई की संभावना खराब होती है, महंगाई बढ़ते रहने की संभावना, उसे कमज़ोर करना मुश्किल होगा जैसे जैसे निर्यात रोकने की कोशिशें की जाएंगी। तो फिलहाल महंगाई से निजात मिलती हुई दिखाई दे नहीं रही है। लेकिन इधर गेहूं की बढ़ी हुई मांग की वजह से खुले बाजार में गेहूं की सरकारी बिक्री को बढ़िया रिस्पांस मिला है। भारतीय खाद्य निगम की तरफ से की गई गेहूं की ताज़ा नीलामी में 1.54 लाख टन गेहूं की बिक्री हुई है। ये बिक्री 2153 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर की गई है। ये भाव
बाजार में गेहूं की कीमत के मुकाबले करीब 350 रुपये कम है। फिलहाल गेहूं का बाजार भाव 2500 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर आयकर विभाग इस तरह की व्यवस्था पर काम कर रहा है जिसके तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद रिटर्न की प्रोसेसिंग और रिफंड के समय को कम किया जाए। मौजूदा समय में रिटर्न की प्रोसेसिंग और रिफंड पर औसतन 16 दिन का समय लगता है और आयकर विभाग इसे घटाकर 10 दिन करने पर काम कर रहा है। तो अगर आप जो है अपना आयकर देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि रिफंड के रूप में आपको पैसे मिले तो अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इधर विदेशों में भारतीयों की संपत्ति का पता लगाने के लिए आयकर विभाग ने नई जुगत लगाई है। आयकर विभाग को जिन लोगों को लेकर विदेश में संपत्ति का शक है उनसे विदेशी संपत्ति की घोषणा किए जाने को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति की विदेश में ऐसी संपत्ति का पता चलता है जिसकी घोषणा शपथ पत्र में नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी होगी। सर, शपथ पत्र के जरिए क्या जानना चाहता है आयकर विभाग? ये नई पेशबंदी है आयकर विभाग की। होता है कि जो विदेश में लोगों का निवेश है, एसेट्स है या बाकी जगह पैसा रखा गया है, उसके बारे में भारत में वो अपनी स्पष्ट रूप से सूचनाएं नहीं देते। आमतौर पर उनके लायर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या उनके जो टैक्स कंसल्टेंट हैं वो एक सूचना दे देते हैं और जिसमें ये स्पष्ट नहीं होता कि उस विदेश की जो एसेट है, संपत्ति है, उससे भारत के उस टैक्स देने वाले का, टैक्स पेयर का रिश्ता क्या है। अब ये जानने की कोशिश की जाएगी। आयकर विभाग जब जाँच करता है और पड़ताल करता तो उसे पता चलता है कि वास्तविकता से कुछ अलग है। हुआ यह विपुल कि पिछले 1-2 साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत सारा ऐसा डेटा आया है जो डेटा ऐसे बहुत सारे लोगों के भारत के जो इनकम टैक्स रिटर्न है, डिक्लेरेशन है, उनसे मिसमैच है, उनसे मैच नहीं करता। उन्होंने विदेश में निवेश कर रखा है, उन्होंने विदेश में संपत्तियां बनाई हैं, रियल एस्टेट खरीदी है, पर उसे वो अपने नाम से नहीं दिखाते, प्रदर्शित नहीं करते। हम आपको पिछले सप्ताह बता चुके हैं कि अभी हाल में ही पिछले 2 ही महीनों के दौरान भारत से करीब $4 बिलियन का हिस्सा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत बाहर निकल गया और बाहर निवेश हुआ है। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विदेशों में संपत्ति रखने वालों से, एसेट्स रखने वालों से एक एफिडेविट मांगेगा, हलफनामा मांगेगा, शपथ पत्र आएगा और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इस शपथनामे के जरिए उन्हें ये घोषित करना पड़ेगा कि उनकी संपत्तियां इतनी हैं या इतनी हैं। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने डेटा से उसे मैच करेगा और ये हलफनामा उन्हें उस ट्रैप में लाएगा जिसके जरिए अगर उन्होंने गलत सूचना दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एफिडेविट, शपथ पत्र के तौर पर, और उनकी संपत्ति की सूचनाएं उससे मिसमैच करती पाएगी तो फिर उन पर कार्रवाई भी होगी और जुर्माना भी लगेगा। तो विदेशों में अगर संपत्ति है तो छुपाइए मत, बता दीजिए, वरना आपके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इधर बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने आयातित कोयले से चलने वाले प्लांट्स को नया फरमान सुनाया है। सरकार ने सभी प्लांट्स को अपनी पूरी क्षमता के साथ चलाने के लिए कहा है। सर, फिर से आयातित कोयले पर निर्भरता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगस्त के महीने में बिजली की रिकॉर्ड मांग के कारण कोयले की कमी बढ़ती दिखाई दे रही। 40 से 44 लाख टन कोयले की कमी है और अगस्त के महीने में कई ऐसे बिजली संयंत्र हैं जहां फिर कोयले की चुनौती बढ़ी है। इसकी कई वजह हैं। एक तो बिजली की डिमांड बढ़ना है क्योंकि मौसम में काफ़ी उलटफेर रहा है और दूसरी बात ये कि बाढ़ के कारण और तमाम नेटवर्क्स डिस्टर्ब होने के कारण घरेलू कोयले का पर्याप्त उत्पादन भी नहीं हुआ और उसकी आपूर्ति भी नहीं हुई है और इसलिए अगस्त के महीने में कोयले की कमी दिखाई दे रही। नतीजतन बिजली की कटौती ना बढ़े इसलिए सरकार को फिर इंपोर्टेड कोयले पर निर्भरता बढ़ानी पड़ रही है और इसलिए उनसे बिजली घरों से कहा गया है कि इंपोर्टेड कोल के आधार पर जो भी बिजली बना रहे हैं उसको 100% उत्पादन के तौर पर काम करें। अभी जो ताज़ी स्थिति दिखाई दे रही है उसमें जुलाई के महीने में जो इंपोर्टेड कोल का कंजम्पशन है वो जून के महीने से कम रहा था, लेकिन अब ऐसी उम्मीद है कि घरेलू आपूर्ति बढ़ने के कम होने के कारण आयातित कोयले पर खर्च भी बढ़ेगा और उसका आयात भी बढ़ेगा। और इधर भारत और आसियान संगठन मुक्त व्यापार समझौते की शर्तों को एक नए सिरे से तैयार करने पर सहमत हो गए हैं। समझौते की समीक्षा 2025 तक पूरी होगी और संभावना है कि दोनों पक्षों की तरफ से कस्टम ड्यूटी कटौती और ड्यूटी फ्री व्यापार की शर्तों में बदलाव किया जा सकता है। 2 दिन पहले ही दोनों पक्ष इस समझौते की समीक्षा को तैयार हुए थे। समझौते की समीक्षा के लिए भारत लंबे समय से मांग कर रहा था। तो सर, ये मान के चलें कि फिलहाल अभी आसियान के FTA से बाहर निकलने का इरादा नहीं है भारत? हाँ, जो शुरुआत में लग रहा था भारत की तरफ से जो सख्त रुख दिखाया गया था, भारत के मंत्रियों की तरफ से ऐसे बयान दिए गए तो उससे लग रहा था कि भारत आसियान से बाहर निकलना चाहता है, पर बातचीत की टेबल पर जाने के बाद चीज़ें बदली हैं
और अब दोनों समूह, आप भारत और आसियान जो व्यापार ग्रुप है, वो मिलकर कुछ नई शर्तों पर काम करने की कोशिश कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसे लगता है कि साउथ ईस्ट एशिया के देश, आसियान के जो सदस्य देश हैं, वो भारत में इस ट्रेड पैक्ट का इस्तेमाल करके भारत में सस्ता निर्यात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने बाजार नहीं खोल रखे हैं। तो जो अब नया समझौता होगा वो नए संदर्भों में, नई शर्तों के बीच होगा, जिसमें कि ट्रेड बैरियर से व्यापार बाधाएं दूर करने की बात होगी। आसियान से अभी तक भारत को व्यापार समझौतों का तजुर्बा भी काफ़ी हो चुका है। अभी भारत ने 2 FTA किए भी हैं, तो उसमें भी जो प्रोविजन है, जो प्रावधान भारत ने शामिल किए हैं और जो नए FTA में नेगोशिएशंस में है यूके के साथ, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। 2025 तक भारत और आसियान के बीच एक नया व्यापार समझौता उभर कर सामने आएगा। और इधर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने बुधवार को कंपटीशन कानून के तहत कमिटमेंट और सेटलमेंट के प्रावधानों के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। CCI के अनुसार इस साल की शुरुआत में किए गए बदलावों के जरिए कंपटीशन कानून में रखे गए नए प्रावधानों का मकसद तेजी से बाजार सुधार सुनिश्चित करना है। ड्राफ्ट पर सभी पक्षों से 13 सितंबर तक राय देने के लिए कहा गया है। उधर CCI ने टाटा मोटर्स को उन आरोपों से मुक्त कर दिया है जिनमें कंपनी पर कंपटीशन कमीशन के नियमों के उल्लंघन का आरोप था। आप सब पहले तो यही समझना चाहेंगे कि आखिर में नए नियम हैं क्या? लंबे समय के बाद विपुल, भारत के कंपटीशन कानून में कुछ महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बदलाव हो रहे हैं जिनकी भारत के बाजार को जरूरत है। नहीं तो भारत का बाजार एक तरह से मोनोपोली और डुओपोली का चारागाह बनता जा रहा है। आपको हर क्षेत्र में मोनोपोली और डुओपोली बनती दिखाई दे रही है। कंपटीशन कमीशन ने नए नियमों का जो प्रस्ताव और मसौदा लागू किया है, उस मसौदे में 2-3 बेहद महत्वपूर्ण बातें जो सामान्य उपभोक्ताओं को पर भी असर करेंगी। कंपटीशन कमीशन ने इस दस्तावेज में कहा है कि कंपनियों को एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस रोकने के लिए एक कमिटमेंट देना पड़ेगा कंपटीशन रेगुलेटर को, कंपटीशन कमीशन को। इसके लिए एक दस्तावेज जारी किया गया और अगर उसका उल्लंघन किया जाएगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कंपनियों को अब जाकर अपने एक निर्धारित फॉर्मेट के तहत ये तय करना पड़ेगा और बताना होगा कि वो ऐसी गतिविधियां नहीं कर रहे हैं जो कि कंपटीशन के नियमों के खिलाफ हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो तात्कालिक असर है वो हमें उन कंपनियों पर दिखाई देगा जिनको लेकर कंपटीशन कमीशन लगातार सख्ती कर रहा है, जिसमें गूगल है, जिसमें एप्पल है, जिसमें फेसबुक है। इनको कंपटीशन रेगुलेटर्स ने हाल में अलग अलग मामलों में नियमों के उल्लंघन करते हुए पकड़ा। इन पर भारी जुर्माने भी लगाए गए। गूगल पर 1300-1400 करोड़ रुपए का, 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अब इस नए नियमों का उद्देश्य है कि कंपनियों को पहले से ही उनको इस बात के लिए इस वचनबद्धता में बांध दिया जाए कि वो कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेंगी जो एंटी कॉम्पिटिटिव हो या बाजार में प्रतिस्पर्धा के विरोध में हो। जी, और अब रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के लिए बने नियमों की अनदेखी के लिए करीब 2 दर्जन कंपनियों के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है इन कंपनियों को। और कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने नियमों के तहत अपने बोर्ड का गठन नहीं किया है। कई कंपनियों में महिला निदेशकों की भी नियुक्ति नहीं हुई है। सर, सबसे पहले तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन पर यह कार्रवाई की गई? ये बड़ी बात है जो भारत की प्रमुख बड़ी कंपनियों में पाई गई। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे हम लगातार आपको मनी सेंट्रल और कार्यक्रमों में बताते रहे कि भारतीय कंपनियों का सबसे अंधेरा कोना कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और भारत के निवेशकों को पता ही नहीं होता कि इस कंपनी का स्टॉक उन्होंने खरीद रखा है वो कितने नियम मान रही है या नहीं मान रही। अब आप सुनिए, सेबी ने जिनके खिलाफ कार्रवाई की उनमें कौन कौन सी कंपनियां हैं और उन्होंने कैसे बुनियादी रूप से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के और अपनी और पारदर्शिता के नियमों का पालन नहीं किया। इसमें ACC है, इसमें रेल विकास निगम सरकार की कंपनी, इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है सरकार की कंपनी है, अडानी इंटरप्राइजेज है, गेल है। बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने लिस्टिंग के दौरान जो कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था अपने निवेशकों से वाया रेगुलेटर सेबी के जरिए, उसको पूरा नहीं किया। और ये सब बड़े ब्रांड हैं जिन्हें अब इस मामले में सेबी ने पकड़ा है और इसके बाद इनके ऊपर जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू की गई है। तो और इन कंपनियों में, कई कंपनियों पे आज हम देख रहे थे दबाव भी देखने को मिल रहा था। हालांकि अडानी समूह में कल काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई थी तो थोड़ी सी रिकवरी शुरुआती कारोबार में देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे बाजार में ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली तो शेयर में भी दबाव देखने को मिलता हुआ दिखाई दिया है। असल अगला सवाल यह कि आखिर में अब आगे चल करके किन किन तरह से उल्लंघन जो है इन कंपनियों की तरफ से किया गया है? कंपनियां जब पब्लिक इशू लेकर आती हैं, लिस्टिंग कराती हैं, तो उन्हें अपने बोर्ड के गठन के कुछ नियमों के कमिटमेंट करने पड़ते हैं। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि हर बोर्ड में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, वुमेन डायरेक्टर्स को रखा जाए। 394 लिस्टेड कंपनियां हैं, 394 लिस्टेड कंपनियां हैं जिनमें कोई भी इंडिपेंडेंट वीमेन डायरेक्टर नहीं पाई गई, महिला डायरेक्टर नहीं पाई गई। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अडानी ग्रीन, जी एंटरटेनमेंट, कोल इंडिया जैसी कंपनियां भी हैं जिनके बड़े आप नाम सुनते हैं। इसके अलावा चूंकि बोर्ड पूरी तरह
कंपनी के मालिक या कंपनी के अधिकारी ही कब्जा ना कर लें। इसलिए पूरी दुनिया में एक स्पष्ट नियम है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या स्वतंत्र निदेशक बनाए जाते हैं बोर्ड्स के अंदर, जो निवेशकों की जो पारदर्शिता की बात करते हैं, सवाल उठाते हैं। बहुत सारी कंपनियां जब लिस्ट करने आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि अपने बोर्ड्स को ठीक करेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लाएंगे, लेकिन कंपनियों ने आज भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं रखे हैं। ये दूसरा बड़ा उल्लंघन है। इसके अलावा भी कई डिस्क्लोजर नाम्स हैं जिन डिस्क्लोजर नाम्स के जरिए निवेशकों के हित सुरक्षित किए जा सकते हैं, उनका उल्लंघन इन बड़ी कंपनियों ने किया है। हम वापस लौटते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत गंभीर मामला बनता है इन कंपनियों के भीतर, क्योंकि इन कंपनियों में निवेशकों का भी और उपभोक्ताओं का भी, दोनों का भरोसा निहित है इनके कामकाज में। और ऐसी स्थिति में जब बड़ी कंपनियां जिनके नाम हमने आपको लिया, अगर यही नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, तो आप छोटी मझोली कंपनियां, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों से कैसे उम्मीद करेंगे कि सेबी उनको उन नियमों के दायरे में ला पाएगी जिन नियमों के दायरे में वो अडानी या इंडियन ऑयल या कोल इंडिया या स्टेट बैंक जैसी कंपनियों को नहीं बांध पा रही है। सर, इससे मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, इसके पीछे आप बड़ी वजह क्या मानते हैं? क्या जिस तरह की सख्ती रेगुलेटर को करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो जुर्माना भी लगाया गया वो इतनी बड़ी कंपनियों के लिए वो जुर्माना कोई बड़ी बात नहीं, तो शायद इस वजह से भी क्या नियमों की अनदेखी हो रही है? हाँ, स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा बहुत अगर 25,000, 30,000, 1 लाख रुपए का जुर्माना SBI पे, इंडियन ऑयल पे लगा भी दिया गया तो उनके लिए उसके पास प्रोविजन, उस प्रोविजन से उन्होंने अपने कंप्लायंस के कॉस्ट में डालकर वो जुर्माना पे कर दिया, पर इससे बात बनी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें इससे और आगे जानी पड़ेंगी। और सेबी को ये बात देखिए रियलाइज़ हो रही है। सेबी ने अपने पिछले कई फैसले अगर आप देखें पिछले 5-6 महीनों के दौरान, तो उसे दिखाई दे रहा है कि उसके पूरे कंप्लायंस स्ट्रक्चर में कई सारी कमजोरियां हैं, छोटे छोटे जुर्माने और उल्लंघन बड़े बड़े, और इस वजह से कंपनियों की एक किस्म से आदत सी बन गई है। और इसलिए जब डिस्क्लोजर के नए नए नाम से भी लाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में आपको बताया भी था कि कंपनियों के प्रवर्तकों को लिस्टिंग के दौरान, बाजार में ट्रेडिंग के दौरान बहुत सारे डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं, तब वो पलट कर ये देख रहा है कि वो तो बेसिक डिस्क्लोजर भी फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। जो इन्हांस डिस्क्लोजर की बात है कि आप कंपनी के प्रवर्तकों का, उनके रिश्तेदारों का, उनके नातेदारों का क्या निवेश है, सप्लायर्स का क्या डिटेल है, जिनसे फिनेंशियल लेन देन है, इसके बारे में भी स्टॉक मार्केट को बताया जाना चाहिए। ये तो नए नियम है जो जिनको को पालन कराने का की शर्त रखी गई है। तो पुराने बेसिक नियम है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना, वीमेन डायरेक्टर्स अपॉइंट करना, बोर्ड के गठन में पारदर्शिता लाना, ये सब तो बुनियादी चीज़ें जिनके आधार पर कोई कंपनी IPO लेकर आती है और हमारे आप जैसे निवेशक है भरोसा करते हैं कि कंपनी साफ सुथरे ढंग से काम करेगी। तो सेबी के लिए को इस मामले में थोड़ी और ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत बनती है, ऐसा लग रहा है जी। तो सेबी को और सख्ती करनी चाहिए, ताकि मतलब जिस तरीके से जो तमाम एक्सपर्ट्स को लेकर के या यूट्यूबर्स को लेकर के सेबी जितनी सख्ती दिखा रही है, पर जिन कंपनियों के बारे में वो बोल रहे हैं, अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरीके से चीज़ें चलाएंगी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर सवाल उठेंगे, तो निश्चित रूप से निवेशकों के हित के लिए भी अच्छी बात नहीं है। इस बीच सेमीकंडक्टर उत्पादन को लेकर के अमेरिका की तरफ से चीन पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद चीन की कंपनी हुआवे सीक्रेट तरीके से चीन में सेमीकंडक्टर उत्पादन का नेटवर्क तैयार कर रही है। वॉशिंगटन की सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के हवाले से छपी खबर में ये कहा गया है कि चिप उत्पादन के लिए हुआवे को चीन की सरकार से करीब $30 अरब की फंड मुहैया कराया गया है, और हुआवे में इस फंड से सेमीकंडक्टर उत्पादन करने वाले 2 प्लांट्स का अधिग्रहण किया है तथा 3 नए प्लांट भी कंपनी स्थापित करने के लिए जा रही है। सर, चीन ये किस तरह की पेशबंदी कर रहा है? ये बड़ी सनसनीखेज खबर है। सेमीकंडक्टर की दुनिया के में क्या चल रहा है हमने आपको इकोनॉमिका में पिछले सप्ताह बताया था, उसे आप देख भी सकते हैं। पर सेमीकंडक्टर की दुनिया में जो तेज होड़ है, और जिसमें अमेरिका ने अपने डिफेंस एक्ट का सहारा लेकर बहुत सारी जरूरी तकनीकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है चीन के लिए। ऐसी स्थिति में सेमीकंडक्टर के बाजार में चीन ने एक नई पेशबंदी की है। खबर यह है कि हुआवे, जो कि चीन की बड़ी तकनीकी कंपनी है, वो तमाम अलग अलग स्रोतों से संसाधन, तकनीकें जुटाकर एक सैंक्शन से, प्रतिबंधों से अलग पैरेलल एक पूरा ढांचा बना रही है, जहां उच्च तकनीक के, हाई टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर्स बनाए जाएंगे, चिप्स बनाए जाएंगे। आपको याद होगा हमने इकोनॉमिको में बताया था कि चीन अभी सस्ते और मझोले किस्म के सेमीकंडक्टर्स के उत्पादन में आगे है, जबकि हाई क्वालिटी के सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन अमेरिका में बाकी जगह होता है। उनकी संख्या कम है लेकिन वैल्यू ज़्यादा है। अब इस पेशबंदी के बाद अमेरिका के से जो सेमीकंडक्टर एसोसिएशन से खबर आ रही है वो चौंकाने वाली हैं, क्योंकि इसमें माना जा रहा है कि हुआवे ने कई अलग अलग स्रोतों से तकनीक हासिल कर ली है। हुआवे वो कंपनी है जिस पर अमेरिका पूरी तरह सख्ती से प्रतिबंध लगा चुका है और उसे अमेरिका में निर्यात करने की या सामान बेचने की इजाज़त नहीं है। सेमीकंडक्टर के बाजार में काफ़ी तीखी होड़ और खींचतान चल रही है, जिसका सबूत है ये हुआवे की योजना उसका सीक्रेट प्लान जो दिखाई दे रहा है। लेकिन सर, बात चीन की हो रही है तो चीन को लेकर के एक और डेवलपमेंट सामने आ रहा है कि साइंस को लेकर के जो समझौता अमेरिका के साथ हुआ था, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका उसे बढ़ाना चाहता है। तो ये कूटनीति की दुनिया में हो क्या रहा है, कभी दुश्मन कभी दोस्त?
ये भी दिलचस्प खेल है कि आप एक तरफ चीन से प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, चीन से सख्ती की बात कर रहे हैं, फिर अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर चीन की यात्रा पर भी जा रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच एक 40 साल पुराना समझौता है जिसमें दोनों देश तकनीक का आदान प्रदान करते हैं और वैज्ञानिक शोध का आदान प्रदान करते हैं। इन्हीं समझौतों की, इन बड़ी समझौतों के दायरे में ही चीन अमेरिका से कई सारी तकनीकें चीन पहुँचती हैं और चीन से बहुत सारा सामान अमेरिका पहुँचता है। अब हुआ यह है कि जब अमेरिका ने अपने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्रिटिकल टेक्निकल रिसोर्सेज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है जो कि चीन को नहीं जा पाएंगे, और चीन ने सेमीकंडक्टर बनाने के बहुत सारे ज़रूरी कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तब इस संधि की प्रासंगिकता को लेकर या इसके उपयोगिता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अमेरिका के ट्रेड डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया कि अभी फ़िलहाल वो चीन के साथ इस समझौते पर को जारी रखने के लिए और नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। और इन दोनों परिस्थितियों में, सेमीकंडक्टर की दृष्टि से, ट्रेड वार की दृष्टि से, बाकी चीज़ों की दृष्टि से, अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर का चीन का दौरा महत्वपूर्ण होने वाला है। वहाँ से कौन सी चीज़ें निकल कर आती हैं ये हमें दिखाई देगा, क्योंकि पिछले 2 महीनों के दौरान अमेरिका और चीन के रिश्तों के बीच, खींचतान और तनाव के बीच कई बड़े अमेरिकी सरकार के कई बड़े प्रतिनिधि, जिसमें कि विदेश मंत्री भी हैं और कुछ पुराने डिप्लोमेट भी हैं, चीन की यात्रा कर चुके हैं। इधर दक्षिण अफ्रीका में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन में संगठन का दायरा बढ़ाने और नए देशों को साथ जोड़ने पर सहमति बन गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6 नए देशों को ब्रिक्स संगठन के साथ जोड़ा जाएगा। हालांकि इन 6 देशों में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। सर, पहले तो यही समझना चाहेंगे कि कौन कौन से देश ब्रिक्स में शामिल हो सकते हैं। ब्रिक्स की विसात पर हमने आपको बताया था कि ब्रिक्स की विसात पर कुछ दिलचस्प मोहरे चलाए गए हैं। ब्रिक्स, जिसको एक छोटा सा इमर्जिंग मार्केट का ब्लॉक माना गया था, जिसमें कि भारत, रूस, चीन और लैटिन अमेरिका जैसे देश थे, अब इसमें जो सहमति बनी है ब्रिक्स के जोहान्सबर्ग की बैठक में, वो उसमें कई चौंकाने वाले नाम शामिल हो रहे हैं। और ऐसा पता चला है कि इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इथोपिया और ईरान जैसे प्रमुख देश ब्रिक्स की सदस्यता का लेंगे। और इस हिसाब से अब ब्रिक्स केवल इमर्जिंग देशों का या इमर्जिंग अर्थव्यवस्थाओं का संगठन नहीं रह जाएगा, बल्कि इसमें मिडिल ईस्ट की, मध्य पूर्व की 2 बड़ी ताकतें, ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ताकतें भी शामिल हो रही हैं। और उसके साथ तो एक तीसरी बड़ी ताकत संयुक्त अरब अमीरात भी इसका हिस्सा बन रहा है। अफ्रीका से इथोपिया इसमें शामिल होगा। कूटनीतिक रूप से सर, ब्रिक्स से किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करें हम? ये बड़ा दिलचस्प सा घटनाक्रम हुआ। हम लोग, जैसा शुरुआत से लग रहा था कि चीन ब्रिक्स में अपनी दखल बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो अगर आप जिन देशों को ब्रिक्स में शामिल किया जा रहा है, ब्रिक्स के विस्तार में शामिल किया जा रहा है, उन देशों के राजनीतिक झुकाव और उनके कूटनीतिक वरीयताओं को देखें तो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि शायद ब्रिक्स में चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान और रूस, ये 3 प्रमुख देश अब हो जाएंगे जिन 3 देशों के पास एनर्जी और ऊर्जा शामिल है, और तीनों देश चीन के इन्फ्लुएंस में है, चीन के प्रभाव में है। इसके अलावा इथोपिया भी एक देश है जिस पर चीन का प्रभाव है। संयुक्त अरब अमीरात का इसमें आना, ऐसा माना जा सकता है कि भारत की तरफ से या बाकी देशों की तरफ से थोड़ा इसको काउंटर बैलेंस करने की बात है। लेकिन ब्रिक्स का एक्सपेंशन होना, ब्रिक्स का विस्तार होना अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है। ये स्पष्ट नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि जब तक हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक ये नहीं खुलकर सामने नहीं आया कि जो ब्रिक्स की करेंसी के बीच में ट्रेड की बात है वो कैसे आगे ले जाई जाएगी, ब्रिक्स बैंक किस तरीके की नई परियोजनाएं लेकर आएगा। लेकिन ये निश्चित तौर से दिखाई दे रहा है कि ब्रिक्स में चीन के समर्थक देशों की संख्या सदस्यता के तौर पर बढ़ी है, और ये ब्रिक्स के संतुलन को लेकर में एक बड़ा उलटफेर है। कैसे नतीजे इसके सामने आएंगे, कूटनीतिक दुनिया में चीज़ें धीमे धीमे सामने आती हैं, पता चलेगा। पर ब्रिक्स अब केवल इमर्जिंग देशों का संगठन नहीं रह जाएगा, बल्कि एक किस्म की बड़ी बॉडी शामिल होगी, जिसमें अर्जेंटीना भी शामिल हो रहा है। तो एक लैटिन अमेरिका का देश, एक अफ्रीका का देश, सेंट्रल एशिया के 3 बड़े देश इसका हिस्सा बन रहे हैं। तो अभी तक के जो संकेत हैं, ये मान के चलें कि चीन का वर्चस्व ब्रिक्स में बढ़ रहा है। विपुल, अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखें सऊदी अरब को लेकर, क्योंकि चीन ने ब्रिक्स में सऊदी अरब को शामिल कराने की पेशबंदी पहले से की थी, और सऊदी अरब और ईरान जो एक दूसरे के अपोजिट ध्रुव हैं, बिल्कुल 2 अलग अलग पॉलिटिकल और आइडेंटिटीज़ हैं, वो भी दोनों एक साथ आ रहे हैं। रूस आज की परिस्थिति में चीन पर पूरी तरह निर्भर है, तो रूस तो इसका सदस्य है ही। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप माने तो रूस, चीन, सऊदी अरब और ईरान का एक मजबूत समूह ब्रिक्स के भीतर बनता दिखाई दे रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि मनी सेंट्रल में हमने जो है इस बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की थी, और चीन के हाथ में ब्रिक्स, ये हमने थंब लगाया था, और अब वो स्थितियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये आप चाहें तो डिटेल में वो कार्यक्रम जो है वो देख सकते हैं। चलिए, अब बहुत सारी खबरें हैं, नजर डाल लेते हैं झटपट खबरों पर।
मुंबई की प्राइस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दुनिया में सबसे महंगी हो सकती है। नाइट फ्रैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2024 के दौरान मुंबई की प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में 5% की तेजी आ सकती है और दुनिया भर में सबसे महंगी प्रॉपर्टी मुंबई में होगी। मुंबई के साथ ऑकलैंड की प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमत में 5% बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस साल अप्रैल-जून के दौरान भी मुंबई की प्राइम प्रॉपर्टी की कीमत में 5.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कतर के सॉवरेन वेल्थ फंड ने रिलायंस रिटेल में 1% हिस्सेदारी खरीदी है। ये डील करीब $1 अरब में हुई है, यानी रिलायंस रिटेल की मार्केट वैल्यू लगभग $100 अरब आंकी गई है। यानी रिलायंस रिटेल की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की इतनी मार्केट कैप है, उसका लगभग आधा हिस्सा रिलायंस रिटेल का अकेले का है। अमेरिकी डॉलर में तेजी और चीन में गहराती आर्थिक सुस्ती की वजह से विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव घट करके $82 प्रति बैरल तक आ गया है। चीन दुनिया भर में दूसरा बड़ा तेल कंज्यूमर है और वहां पर आर्थिक सुस्ती गहराती जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर में भी तेजी बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स 11 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। बुधवार को इंडेक्स ने 103.9 का ऊपरी स्तर छुआ। ये झटपटी कुछ खबरें थी सर, किसी पर टिप्पणी? कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और ये देखना दिलचस्प है। $83 के नीचे आ गया। WTI का रेट भी अब $79 से नीचे $78.60 पर बैरल के आसपास आ गया। दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से जो खबरें आई पिछले 24-48 घंटे में, वो तेल बाजार के लिए, कमोडिटी बाजार को में जो सेंटीमेंट बना था उसको खराब करने वाली थी। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी की खबर तो चल ही रही है लगातार कि वहाँ चुनौतियाँ हैं और आर्थिक रूप से आर्थिक विकास दर तेजी से गिर रही। अमेरिका के बारे में आया कि वहाँ की आर्थिक विकास दर में स्टेगनेशन आ रहा है, तेज ग्रोथ आने की संभावना नहीं है। अभी तक अमेरिका की ग्रोथ में रिकवरी के आधार पर कच्चे तेल का बाजार $90 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से आज कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई। दूसरा, दो खबरें और थीं जिन्होंने कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित किया। वेनेजुएला और ईरान की तरफ से उत्पादन बढ़ाए जाने की खबर भी थी और इन दोनों देशों का प्रोडक्शन बढ़ने से भी बाजार में आपूर्ति बढ़ने की संभावना है। अब अभी ताज़ा परिस्थिति में जो ग्लोबल मैक्रो पिक्चर, जो ग्लोबल तस्वीर बनती दिखाई दे रही है, उसमें चीन तो स्पष्ट रूप से आर्थिक चुनौती में घिरा हुआ है। आर्थिक विकास दर में गिरावट आ रही है। यूरोप में रिकवरी की अभी तेज कोई उम्मीद नहीं दिख रही। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में परस्पर विरोधी संकेत आते दिखाई दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था, महंगाई भी बढ़ रही है और माना जा रहा है कि ग्रोथ में स्टेगनेशन भी आने वाला है और इस वजह से हमें कच्चे तेल के बाजार में अनिश्चितता बनी दिखाई दे रही। डॉलर की मजबूती पर ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि उसका असर रुपए की कमजोरी के तौर पर दिखाई देगा। रुपया थोड़ा सा रिकवर हुआ था पिछले सप्ताह, लेकिन अब डॉलर की मजबूती का असर इस हफ्ते रुपए पर बराबर बना रहेगा। अंशुमान सर, आज के कार्यक्रम में आप जुड़े और तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक मनी 9 के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे खास कार्यक्रम सिर्फ अब ऐप पर ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल मनी सेंट्रल में इजाज़त दीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।